नमस्कार। अभी विलेन का आपके पास ये आज लेक्चर 4 है। पिछले 3 लेक्चर में आपने देखा था, आपके बहुत सारे कमेंट भी आए थे जिसमें आप ये कह रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा बोर्ड स्पष्ट नहीं है। अभी आप जान रहे हैं इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है। हम लोग सीमित संसाधनों में इन लेक्चर को बना रहे हैं, आपकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करेंगे। आज जो डिस्कशन आपके सामने है वो इस विलेन चैप्टर का है जिसे हम कहते हैं परासरण दाब। इसे अंग्रेजी में ऑस्मोटिक प्रेशर ROP भी कहते हैं। हम परासरण दाब को समझें इससे पहले हमें ये सीखना है कि परासरण क्या है। परासरण का मतलब ये हुआ कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस शब्द को समझने के लिए ये 2 बातें होना जरूरी हैं। पहला ये कि एसपीएम को बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये सवाल आया कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, तो कहते हैं कि ऐसी झिल्ली जिससे हो करके, ऐसी मेम्ब्रेन जिससे हो करके विलायक पारगमित हो जाता है, सॉल्वेंट पास हो जाए लेकिन सल्यूट पास ना हो, ऐसी झिल्ली कहलाती है एसपीएम। और दूसरा जो परासरण की घटना है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि ये अपने आप होने वाली घटना है, अर्थात इसके लिए किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं होती। आप अगर इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे आप देखते हैं कि अगर किशमिश को हम जल में डाल दें तो इसका आकार बढ़ जाता है। दूसरा उदाहरण है, अगर हम कोई अंगूर का दाना लें, ग्रेप लें और उसे हम येनेशियन या साधारण नमक के विलयन में डाल दें तो उसका आकार घट जाता है। आपने इस घटना को ऑब्जर्व किया, ऐसा क्यों होता है? बात बहुत स्पष्ट है कि जब आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो इसका आकार बढ़ना यह है कि इसके अंदर जल क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। ये अंगूर है, अंगूर का एक दाना है, और आप जब इसे NaCl में डालते हैं तो यहां से जल क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है, जिससे इसका आकार क्या कर जा रहा है? घट जा रहा है। आप समझें कि ये जो किशमिश की मेम्ब्रेन है या यहाँ जो मेम्ब्रेन है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो अपने से होकर के विलायक को तो जाने देती है लेकिन विलेय को जाने नहीं देती। यही घटना हमारी क्या कहलाती है? यही घटना हमारी कहलाती है परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। अब हमें डिस्कस करना है परासरण दाब। परासरण दाब को हम कैसे डिफाइन करें? कहते हैं कि जो परासरण की घटना है उससे जो दाब आएगा वो परासरण दाब कहलाएगा। इसको हम डिफाइन कैसे करें? आपके समझने के लिए ये है कि ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और ये एक एसपीएम का बैग है और इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन रख करके इसको वाटर में हैंग कर दिया। तो होगा क्या? अब देखिए, परासरण में होता क्या है? परासरण में होता यह है कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, इसको स्पष्ट करें, लो टू हाई। विलायक के अणु कहां गति करते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, लेकिन किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। तो यहां जब हमने सॉल्यूशन रखा है और यहां कोई सॉल्वेंट जैसे जल रखा है, आपको स्पष्ट है कि जल की सांद्रता 0 है और विलेन की सांद्रता ज्यादा है, तो इसमें परासरण होगा और जल इसके अंदर प्रवेश करेगा और ये एक निश्चित बिंदु पर जाकर के रुक जाएगा। तो ये जो कॉलम में प्रेशर आया P, वो दिखाया जाएगा P इक्वल टू किससे? P इक्वल टू HdG। प्रेशर किससे दिखाया जाएगा? P इक्वल टू HdG। अब हम इसी से परासरण दाब को डिफाइन करेंगे। परासरण दाब को कैसे डिफाइन करेंगे? अब हमने ये कंटेनर लिया,
यहां क्या ले लिया, यहां ले लिया एसपीएम ले लिया, ये एसपीएम है। यहां हमने क्या ले लिया, यहां हमने इंडिकेटर ले लिया, ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब विलायक, और ये आपके पास विलयन है। यहां हमें क्या लगाना है, वाहिदाब, वाहिदाब, और यहां क्या लगा दिया, यहां लगा दिया दाब मापी। तो अब कहेंगे कि परासरण तो होगा, अगर आप वाहिदाब ना लगाएं तो विलायक किसमें प्रवेश कर जाएगा, विलयन में, किसके थ्रू प्रवेश कर जाएगा, एसपीएम के थ्रू। अब आपको क्या करना है, अब आपको इतना वाहिदाब लगाना है कि कोई भी विलायक विलयन में प्रवेश ना कर पाए। तो जितना आप दाब लगाते हैं क्या करने के लिए, विलायक का विलयन में प्रवेश रोकने के लिए, वही उस विलयन का क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब। और कोई विलायक प्रवेश नहीं किया, इसकी जांच हम कैसे करते हैं, इसकी जांच हम करते हैं इंडिकेटर से। कैसे करते हैं, इंडिकेटर से, या इसकी जांच हम करते हैं संकेतक से। अब इसी को कहते हैं, ये बात आपको स्पष्ट है कि अगर विलयन की सांद्रता ज्यादा हो जाए, विलयन की सांद्रता क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वाहिदाब आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्या रोकने के लिए, विलायक के अणुओं का इधर प्रवाह। कुल मिलाकर ये कहना है कि जो परासरण दाब है वो विलयन की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है, और उसके बढ़ने से क्या करता है, बढ़ता है। अब इसी को आगे बढ़ाएं तो हम कहते हैं कि परासरण दाब के आधार पर ही विलयन को हम इन भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं अति परासारी, दूसरे को कहते हैं अल्प परासारी, और तीसरे को कहते हैं समपरासारी। अति परासारी को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपरटॉनिक, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटॉनिक, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइसोटॉनिक। तो इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ये है कि अति परासारी का मतलब क्या, अति परासारी का मतलब ये हुआ कि जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा हो उसे अति परासारी, जिसका परासरण दाब कम हो उसे क्या कहते हैं, अल्प परासारी, और दो विलयनों के अगर परासरण दाब बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समपरासारी। अब इसको आप कैसे देखेंगे, जैसे आप ये ले लें NaCl सॉल्यूशन, 3 बर्तनों में, ये 3 कंटेनर में हमने NaCl सॉल्यूशन ले लिया, और इनकी सांद्रताएं अलग अलग हैं। अब हम तीनों में क्या करते हैं, तीनों में ही हम डालते हैं, डिप करते हैं, ये डिप करते हैं, और ये क्या है, RBC, क्या है, RBC। RBC क्या है, RBC का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का मतलब लाल रुधिर कणिका, जो रक्त में क्या होती है, जो रक्त में पाई जाती है। अब पहले में हम क्या देखते हैं, पहले में RBC को डालने से इसका आकार छोटा हो गया, दूसरे में RBC को डालने से इसका आकार बढ़ गया, और तीसरे में RBC को डालने से इसका आकार अपरिवर्तित रहता है। तो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, पहले का मतलब ये है कि जब आप RBC को NaCl में डालते हैं तो जो NaCl विलयन है उसकी सांद्रता RBC के विलयन से ज्यादा है। मतलब NaCl का विलयन कैसा है, हाइपरटॉनिक, अति परासारी, और जो RBC का विलयन है वो हाइपोटॉनिक है। अगर आप दूसरे में देखें तो दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में हो रहा है कि जो NaCl का विलयन है वो हाइपोटॉनिक है, और जो RBC का विलयन है वो हाइपरटॉनिक है। और तीसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में जो NaCl का विलयन है और जो RBC का विलयन है, दोनों विलयनों की सांद्रताएं क्या है,
बराबर हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि परासरण में क्या होता है। कोई बताए कि परासरण में विलायक के अणु किधर से किधर जाते हैं, अति से अल्प की ओर या अल्प से अति की ओर। उसका उत्तर क्लियर है कि परासरण में जो विलायक के अणु गति करते हैं वो अल्प परासारी से अति परासारी की ओर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो ऐसे ही है परासरण की, या तो अल्प परासारी से अति परासारी की ओर या तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या यूं कह सकते हैं कि जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा उस विलयन से विलायक के अणु उस विलयन की ओर जाएंगे जिसका परासरण दाब कम होगा। इसी में एक घटना आप देखते हैं और वो घटना कहलाती है व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण को आप कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है अगर उल्टा प्रक्रम हो जाए, जो हमने आपको फिगर बनाया था और उसको ये बताया था कि यहां आपके पास एसपीएम है, यहां विलायक है, सॉल्वेंट है और यहां सॉल्यूशन है। यहां हमारा प्रेशर लग रहा है और ये प्रेशर गाज है। अगर हम ज्यादा बाह्य दाब लगा दें तो क्या होता है कि जो विलायक के अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, और इसकी जांच हम किससे कर सकते हैं? इसकी जांच हम संकेतक से कर सकते हैं। और इस घटना का आप जानते हैं, इस घटना का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? इसे कहते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर का मतलब आप यहां समुद्री जल ले लें। आप जानते हैं कि समुद्री जल साल्टी है, ज्यादा उसमें साल्ट मिला है, लेकिन इस रिवर्स ऑस्मोसिस से आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट की ओर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम साल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। साल्टी वाटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रेश वाटर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ये व्युत्क्रम परासरण का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। अभी हमें ये देखना है कि इस परासरण दाब के नियम क्या हैं। What are laws of osmotic pressure? Laws of osmotic pressure। अगर हम परासरण दाब के नियमों की चर्चा करें तो कहते हैं कि ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है, कौन है? परासरण दाब भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ये किसके लिए सही है? ये सही है तनु विलयन के लिए। तनु विलयन आपको बताया गया जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? कम हो, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? ऐसा विलयन कहलाएगा तनु विलयन। वैज्ञानिक J.H. Van 't Hoff, कौन से वैज्ञानिक? वैज्ञानिक J.H. Van 't Hoff। वैज्ञानिक J.H. Van 't Hoff आप जानते हैं कि ये फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का पहला जो नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया वो किसको दिया गया? J.H. Van 't Hoff को। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो तनु विलयन है उसमें विलय जो हैं दे बिहेव लाइक गैसेस। बिहेव लाइक गैसेस का क्या मतलब हुआ कि तनु विलयन में जो विलय के अणु हैं वो गैसों के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तब ये बात आने लगी कि जो गैसीय नियम हैं वो तनु विलयनों के लिए भी क्या होने चाहिए? सत्य होने चाहिए। गैसों में हम कौन सा नियम पढ़ते हैं? गैसों में हम ये नियम पढ़ते हैं, बायल नियम। क्या नियम पढ़ते हैं? चार्ल्स नियम। अगर यही नियम तनु विलयन के लिए अप्लाई करें तो ये नियम कहलाता है बायल वान ट हॉफ नियम। और क्या कहलाता है? चार्ल्स वान ट हॉफ नियम। तो कहते हैं कि बायल नियम में क्या स्थिर रहता है?
अगर गैसों के लिए देखें तो बायल नियम में क्या स्थिर रहता है? बायल नियम में ताप स्थिर रहता है। अगर हम बायल वान हाफ नियम को देखें तो बायल वान हाफ नियम के अनुसार कहते हैं कि स्थिर ताप पर, किस ताप पर? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब इसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू C क्या है? विलयन की सांद्रता, और V क्या है? विलयन की तनुता या विलयन का क्या? आयतन। अगर हम दूसरे नियम को देखें जिसे हम कहते हैं चार्ल्स नियम, चार्ल्स और विलयन के लिए ये क्या कहलाएगा? चार्ल्स वांट हाफ नियम। तो ये चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या कहता है? ये चार्ल्स वांट हाफ नियम ये कहता है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब अगर हम इन बॉयल वान हाफ और चार्ल्स वान हाफ नियमों को कंबाइन कर दें तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगी, और उस समीकरण को हम बोलेंगे, वो समीकरण हमारी कहलाएगी आदर्श विलयन समीकरण, या इसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। क्या कहते हैं? आदर्श विलयन समीकरण। अब इसका डेरिवेशन कैसे आएगा? इसका डेरिवेशन ऐसे आता है, यू नो कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये कहां से आता है? बायल वान हाफ से। P प्रोपोर्शनल टू T ये कहां से आता है? चार्ल्स वान हाफ से। तो अब अगर इन दोनों को मिलाएं तो P प्रोपोर्शनल टू T/V या PV प्रोपोर्शनल टू T या PV बराबर KT, PV बराबर KT। K क्या कहलाएगा? K इज अ कांस्टेंट। K क्या कहलाएगा? K इज अ कांस्टेंट। अब इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू ST, या इसी को लिख सकते हैं PV इक्वल टू NST। ये हमारा समीकरण थर्ड है। तो इस समीकरण में अगर हम देखें तो P क्या है? P जो है ये परासरण दाब है, V क्या है? विलयन का आयतन है, N क्या है? विलयन में विलेय की मोलों की संख्या है, और ये S क्या है? ये S कहलाता है विलयन स्थिरांक। क्या कहलाता है? विलयन स्थिरांक। और T अभी आपको बताया गया, T क्या है? परम ताप। अगर इसी समीकरण 3 को हम देखें तो इसको हम एक अगला रूप लिख सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं PV दिस इक्वल टू W/mWST। तो इसमें नया क्या आया? नया ये आया कि N के स्थान पर हमारा क्या आ गया? W/mW। N के स्थान पर क्या आ गया? W/mW। तो W क्या कहलाएगा? W कहलाएगा विलेय का भार, और mW क्या कहलाएगा? mW कहलाएगा विलेय का अणुभार। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? ये हमारा हो गया समीकरण 4। अगर इसी समीकरण 3 को देखें तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू N/V/ST, P इक्वल टू CST, और C क्या कहलाएगा? C कहलाएगा मूलरता या मूलर सांद्रता। तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा 5। तो अगर हम देखें इन 3 समीकरणों को, पहला क्या आया? PV इक्वल टू NST, दूसरा क्या है? PV इक्वल टू W/mWST, और तीसरा क्या है? P इक्वल टू CST। ये तीनों ही आदर्श विलयन समीकरण हैं, और इनके द्वारा हम परासरण दाब को, विलेय के अणुभार को आसानी से
क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों ही आदर्श विलेन समीकरण के विभिन्न रूप हैं जो आपने देखा। अब इसी में हम लोगों को एक पॉइंट डिस्कस करना है और वो कहलाता है असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखना है कि ये असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, या किस गुण को हम असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म के लिए आप ये समझें कि जैसे हमारे पास 3 विलेन हम ले लें। पहला ले लें 0.1 मोलर यूरिया, दूसरा पॉइंट हम ले लें सेम का 0.1 मोलर ग्लूकोज, तीसरा हम ले लें 0.1 मोलर सुक्रोज, और चौथा हम ले लें 0.1 मोलर NaCl। तो आप इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस का मतलब यह हुआ कि अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बताइएगा। क्या समानता है, क्या चारों आपको समान लगते हैं? समानता तो ये दिख रही है कि सबकी सांद्रता कितनी है, 0.1 मोलर है, ये समानता है। लेकिन ये किसका विलेन है, यूरिया का, ये किसका विलेन है, ग्लूकोज का, ये किसका विलेन है, सुक्रोज का, और ये विलेन क्या है, NaCl का। अगर हम आपसे कहें कि इन तीनों में आप निश्चितता से क्या कह सकते हैं कि क्या इनके परासरण दाब समान होंगे, तो उसका उत्तर देखिए। उसका उत्तर ये होगा कि हम डेफिनेट रूप से कह सकते हैं कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज का परासरण दाब बराबर होगा। तो कहते हैं कि NaCl का परासरण दाब क्यों बराबर नहीं होगा? उसका उत्तर है कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज विद्युत अनपघट्य हैं, लेकिन NaCl जो है, NaCl कैसा है, NaCl जो है वो विद्युत अपघट्य है, क्योंकि विलेन में NaCl किसमें टूट जाएगा, Na+Cl- में। तो इसके विलेन में जो कणों की संख्या पहले 1 थी अब बढ़ जाएगी, तो अणुसंख्य गुणधर्म बदल जाएगा, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है, विलेन में विलेय के कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जब विलेय विद्युत अपघट्य हो तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहलाता है, असामान्य, और जब ऐसा हो तो वो सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म या केवल अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। तो कहते हैं कि क्या इनमें कोई रिलेशन है, किसी विलेन के लिए सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म और असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म में कोई रिलेशन है? रिलेशन है। क्या है? अगर हम सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म को दिखाएं डेल्टा नॉर्मल और असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म को दिखाएं डेल्टा एबनॉर्मल मान लें, तो I = डेल्टा एबनॉर्मल, इतना ही करें, एबनॉर्मल अपॉन डेल्टा नॉर्मल। तो आगे क्या हो जाएगा, डेल्टा एबनॉर्मल दिस = I into डेल्टा नॉर्मल। तो कहते हैं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कब मिल जाएगी, जब आप नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, I का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तब ये सवाल आता है कि व्हाट इज I को हम कहते हैं वांट हाफ फैक्टर, इसे हम कहते हैं वांट हाफ गुणांक। अब ये सवाल है कि किसी विद्युत अपघट्य के लिए I की गणना कैसे करेंगे। अब विद्युत अपघट्य के लिए आप I की गणना इस तरीके से करेंगे। मान लो हमारे पास पहला विद्युत अपघट्य है NaCl, ये कैसे आयनित होता है, Na+Cl-, इसके लिए I होगा
number of particle after dissociation, तो after dissociation 1 1 2 और before dissociation 1 I2 होगा। दूसरा हमने ले लिया MgCl2, तो ये कैसे एनालाइज होता है, Mg प्लस 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 2Cl माइनस और I होगा 2 1 3 3/1 दिस इज इक्वल टू 3। तीसरा हमने ले लिया और वो ले लिया AlCl3, तो ये आयनाइज होगा Al प्लस 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 3Cl माइनस और इसके लिए आएगा 314/1 दैट इज 4। तो ये तीनों के लिए हमने I की कैलकुलेशन कर ली। इस फार्मूले से आपको क्लियर है कि जिस विलेन के लिए I का वैल्यू जितना हाई होगा उसका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अधिक होगा। अगर ये सवाल आपसे हम पूछे कि क्वेश्चन क्या है, which of following solution has highest osmotic pressure, पहला है 0.1 मोलर NaCl, दूसरा है 0.1 मोलर MgCl2, तीसरा है 0.1 मोलर AlCl3 और चौथा है 0.1 मोलर ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज का चौथा है, फोर्थ है, ये तो नॉर्मल होगा, NaCl, MgCl2 और AlCl3। अगर इन तीनों में आप देखें तो सबसे ज्यादा जो OP का मतलब क्या है, परासरण दाब, किसका होगा, AlCl3 का। उत्तर है क्यों, आंसर है क्यों, क्योंकि AlCl3 के लिए जो I की वैल्यू है वो हाईएस्ट है। तो कहते हैं कि जिस विलेन में विलेय के लिए I का मान जितना अधिक होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म उतना ही अधिक होगा। तो इसी असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म में एक हेडिंग आपको और डिस्कस करनी थी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, ऐसे विलेन जिसमें विलेय कैसा है, ऐसे विलेन जिसमें विलेय कैसा है, विलेय वाष्पशील है ना। तो कहते हैं कि वाष्पशील विलेय युक्त विलेन का वाष्प दाब। ये वाष्पशील विलेय युक्त विलेन क्या है, वाष्पशील विलेय युक्त विलेन ये है कि जैसे आपने मिक्सचर ले लिया, किसका विलेन ले लिया, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। तो बेंजीन टॉल्यूइन में एक विलेय हो गया, एक विलायक हो गया। इसका हमें क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना है। तो कहते हैं कि जब आप इसको हीट करेंगे तो वाष्प दाब में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, बेंजीन का भी होगा, टॉल्यूइन का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही वोलेटाइल है, बेंजीन भी और टॉल्यूइन भी। तब ये कहते हैं कि इसका वाष्प दाब कैसे निकलेगा, इसका वाष्प दाब निकलेगा P = PA + PB। तो P क्या कहलाएगा, P कहलाएगा विलेन का वाष्प दाब। PA क्या है, PA है विलेन में विलेय का वाष्प दाब और PB क्या है, विलेन में विलायक का वाष्प दाब। अब अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा P0A × XA प्लस P0B × XB। अब P0A क्या है, P0A जो कहलाता है शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब और P0B क्या कहलाता है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। XA क्या कहलाता है, XA
विलयन में विलेय का मूल प्रभाज्य और यक्षवी क्या कहलाता है? विलयन में विलायक का मूल प्रभाज्य। तो इससे आप निकाल सकते हैं वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। लेकिन इसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त क्या है? उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। और दूसरी शर्त क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? जब आप विलेय और विलायक को मिलाएं तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का मतलब कि कोई भी हीट चेंज नहीं होना चाहिए, और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का क्या मतलब है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही विलयन को हम कहते हैं आदर्श विलयन। जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन का विलयन आदर्श विलयन है। हेक्सेन और हेप्टेन का जो मिश्रण है वो आदर्श विलयन है। और इसमें अनादर्श विलयन भी होते हैं, जैसे आप एसीटोन को आप जानते हैं कि ये एसीटोन है, और इसमें मिला दें क्लोरोफॉर्म मिला दें तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, तो इसका वॉल्यूम मिलाने से क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। आप एथेनॉल ले लें CH3CH2OH और उसमें बेंजीन मिला दें, तो बेंजीन मिलाने से क्या होगा कि एथेनॉल के अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? एथेनॉल के अणु एक दूसरे से जुड़े हैं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, और जैसे ही आप बेंजीन मिलाते हैं हाइड्रोजन बंध टूटेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कुल मिला के ये कहना है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और बेंजीन का मिश्रण ये आदर्श विलयन नहीं है। क्यों आदर्श विलयन नहीं है? क्योंकि इनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं है। तो ये था आपका डिस्कशन परासरण दाब के बारे में और असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही।